फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। मैं हूं सलोनी आसवानी और 10 to 15 मिनट्स का करंट जीके मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूं। तो फ्रेंड्स, करंट मतलब वो जो आज ही हुआ है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जो जिस पर वीडियो बनाया जाए, जिसको करंट में बताया जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे कि चीता प्रोजेक्ट हुआ था, तो अभी तो जब चीते क्वारंटाइन में थे तभी आपके लिए हम वीडियो लेकर आ गए थे। बट अगर नहीं होता है तो कोविड से लेकर मतलब 2020-21 से लेकर अभी तक जो भी हुआ वो सब हमारे लिए करंट ही है, सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ही एक और बीच में एक टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वो है एक देश के बारे में जिसको बहुत बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ा। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों झेलना पड़ा, किस वजह से, क्या ऐसी सिचुएशंस आ गई थी उस देश के सामने। तो बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ श्रीलंका की। श्रीलंका छोटा सा देश है फ्रेंड्स, 22 मिलियन आबादी वाला देश है श्रीलंका, और बहुत बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ा था श्रीलंका को अभी थोड़े ही टाइम पहले। तो श्रीलंका की फ्रेंड्स सबसे पहले तो दो कैपिटल हैं। एक तो है कोलंबो। कोलंबो जो है वो व्यापारिक राजधानी है, और जो दूसरी है वो है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। बहुत बड़ा नाम है, ये प्रशासनिक राजधानी है। ऐसे करके दो राजधानी है श्रीलंका की। तो हुआ ये था फ्रेंड्स कि एक्चुअली सबसे फर्स्ट तो ये कि इंटरनेशनल लेवल पे श्रीलंका ने अपनी इमेज बहुत ख़राब कर ली थी। अभी थोड़ा टाइम पहले, क्राइसिस से पहले, कहते हैं ना अंत आता है उसकी, एक स्टार्टिंग हुई थी इस क्राइसिस से पहले। उसमें क्या हुआ था कि श्रीलंका जो है वो उसके बहुत कम दो ही उनके टोटल सोर्स हैं जिसकी वजह से वो कमाते हैं। एक तो खेती होती है वहाँ, और दूसरा वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जो जाते हैं उनसे इनकम होती है। तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो तमिल लोग वहाँ पे रहते थे, श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग रहते हैं, इंडियंस ही हैं वो, मतलब हिंदू ही हैं वो। तो उनकी मतलब नागरिकता ख़त्म कर दी थी श्रीलंका ने, और उनको कैंप्स में रख रहे थे, और बहुत ज़्यादा जानवरों के जैसा उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो उसकी वजह से इंडिया की तरफ से रिलेशंस ख़राब हो गए, क्योंकि वो उन लोगों को प्रॉब्लम दे रहे थे। और एक जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ ईस्टर डे के दिन ब्लास्ट हो गया था वहाँ पे। उसके अंदर कुछ फॉरेनर्स थे, कुछ 40 to 45 फॉरेनर्स उसके अंदर, मतलब ब्लास्ट के अंदर, मतलब डेथ हो गई थी उनकी। तो ऑब्वियसली कहीं अगर ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा तो वो हमें सेफ़ नहीं लगेगी वो जगह। हमें लगेगा कि यार, मतलब जैसे दिल्ली है, यहाँ पे ब्लास्ट होते रहते हैं तो इतनी सेफ़ नहीं लगती है वो जगह। तो ये वाली चीज़। और उसके बाद ये भी हुआ कि बुर्खा बैन कर दिया था वहाँ पर श्रीलंका के अंदर। तो जो इस्लामिक देश थे वो नाराज़ हो गए। तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले तो श्रीलंका ने खुद को बहुत बुरी अपनी इमेज कर दी इन चीज़ों से। उसके बाद ये हुआ कि पर्यटन से तो नुकसान हुआ ही, पर्यटन बहुत कम हो ही गया था, और बचा कुछ अब कोरोना में बिल्कुल बंद ही हो गया। फिर अब दूसरा इनका अर्न करने के लिए इनकी खेती होती है। तो खेती वहाँ पे चाय की होती है, और नारियल की होती है, रबड़ की होती है, वहाँ पे खेती होती है। तो खेती के लिए क्या खाद वगैरह यूज़ की जाती है। तो हुआ ये कि जो श्रीलंका है वो रासायनिक खाद जो है उसका इंपोर्ट करता था। रासायनिक खाद का श्रीलंका इंपोर्ट करता था। बट श्रीलंका ने क्या किया कि जो खाद का जो इंपोर्ट था उस पर बैन लगा दिया कि इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद ही बनाएंगे, ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे। अब ऑर्गेनिक खाद बनाना आसान तो है नहीं, मुश्किल है। और दूसरा ये कि उसको रिज़ल्ट देने में टाइम लगता है, कई बार 15 से 20 साल ही ऐसे लग जाते हैं खाद के लिए। तो बहुत ज़्यादा ये हो गया कि खाद बची नहीं, रासायनिक खाद है नहीं, ऑर्गेनिक के लिए इतना सामान नहीं हो पाता है। और दूसरा ये कि उसको टाइम लगेगा, ऑर्गेनिक खाद को कुछ भी मतलब रिज़ल्ट देने के अंदर टाइम लगेगा।
तो वो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर श्रीलंका ने क्या किया, 70 मिलियन खर्च करके और चाइना से खाद मंगवाई। और उसके साथ एक और चीज़ ये ख़राब हुई कि वो जो खाद थी वो ख़राब हो गई। वो पेड़ों को और ज़्यादा, पौधों को वो नुकसान पहुंचाने लग गई। तो श्रीलंका ने क्या किया, उस खाद को वापस भेज दिया चाइना के पास। अब 70 मिलियन में मंगाई थी और उसको वापस भेजने में, मतलब पूरा जो इंतज़ाम करने में, वापस भेजने में 7 मिलियन उनके लग गए। तो सोचिए कितना पैसा चला गया। अब खेती बंद हो गई, पर्यटन बंद हो गया, तो ऑब्वियसली कि हालात ख़राब होने ही थे। और जब हालात ख़राब होते हैं तो किसी भी जगह पे तो सबसे पहले तो पेट्रोल महंगा होता है। तो पेट्रोल वहाँ पे बहुत महंगा हो गया, लगभग कुछ 350 लीटर समथिंग वहाँ पे पेट्रोल महंगा हो गया। उसके बाद ये हुआ कि पेट्रोल, अब जब पेट्रोल महंगा होता है तो धीरे धीरे सब महंगा होने लग जाता है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, क्योंकि और डीजल वगैरह में काम चलता है जिन भी चीज़ों का, वो सब महंगा होने लग जाता है। तो ऐसे करके काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, सब कुछ महंगा हो गया, क्योंकि कुछ भी, मतलब एक तरह से सिचुएशन ख़राब होने वाली बात है। और श्रीलंका के अंदर सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना हो गया। हालांकि श्रीलंका ने बीच में ये करा था कि टैक्स फ्री कर दिया था श्रीलंका ने, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना से थोड़ा सा पहले करा था और कोरोना आ गया तो उसके अंदर तो पूरी दुनिया ने झेला और श्रीलंका ने तो फिर बहुत ही ज़्यादा झेला इसके अंदर। तो उसमें फिर ये हुआ कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई श्रीलंका की, कागज़ तक भी उनके पास बनाने का सोर्स नहीं बचा, कागज़ भी उनके पास नहीं बचे। और कागज़ नहीं बचे तो उनको एग्ज़ाम सारे रद्द करने पड़े। 2 बहुत बड़े वहाँ के न्यूज़पेपर थे वो बंद करने पड़े। उसके बाद बिजली जो बनती है वहाँ की सबसे बड़ी वहाँ की नदी है जो श्रीलंका की, क्वेश्चन आता है, महावली गंगा नदी है। तो बिजली का भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बिजली का भी उत्पादन कम हो गया, बिजली भी महंगी हो गई। फिर मतलब देख लीजिए कि क्राइसिस के अंदर धीरे धीरे सब कुछ महंगा होता गया। श्रीलंका अगर इंपोर्ट भी करता है काफ़ी चीज़ें, दवाइयाँ तक भी श्रीलंका को इंपोर्ट करनी पड़ी। तो बहुत ज़्यादा लोन भी हो गया था श्रीलंका के ऊपर कि अब सब कुछ तो बिगड़ ही चुका है तो करे क्या। और श्रीलंका ने IMF से लोन मांगा। लोन देखिए, एक तो वर्ल्ड बैंक देता है, वर्ल्ड बैंक अगर अच्छे कामों के लिए देता है, जैसे किसी विकास कार्य में, ऐसे वर्ल्ड बैंक लोन देता है। और IMF जो है, फुल फॉर्म है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF ये है कि IMF जब लोन देता है तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने हिसाब से हैंडल करता है। तो अगर किसी देश को IMF से लोन लेना पड़ जाए तो वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, मुसीबत वाली बात हो जाती है। तो अब इन सब सिचुएशंस से आप समझ ही गए होंगे कि कैसे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी बिगड़ गई। उसने देशों से, जो देश उनको कैसे लोन देंगे, देशों से उन्होंने अपना संबंध ख़राब कर लिया, IMF से उनको लोन नहीं मिल पा रहा था, पूरी उनकी सिचुएशन ख़राब हो गई। और इसके बीच में ये जो चाइना को इन्होंने खाद वापस दी, खर्चा भी किया, फिर वापस भी दी, ऐसे करके इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब ये है कि इतनी इनकी जो GDP रेशियो थी वो 110% है श्रीलंका की। और इसमें ये देख लीजिए कि बिल्कुल बर्बाद हो गया किसी देश की अगर GDP इतनी ज़्यादा है तो, क्योंकि GDP ये मानते हैं कि 20% है तो वो नॉर्मल है और 60% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और 110% तो बहुत ही ज़्यादा है। ग्रीस की 200% तो हो गई थी, तो ग्रीस तो पूरा ही बर्बाद हो गया इस चक्कर में। और GDP, अभी GDP फ्रेंड्स क्या है, GDP जो है ना, इसका फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, और ये भी कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ग्रॉस जो है वो उसका मतलब टोटल होता है, इकोनॉमिक्स की भाषा में है ये ग्रॉस। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर कितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कितना चीज़ें बन रही है, मतलब चाहे सेवाएं चाहे वस्तुएं, उन सब पे कितना मतलब
प्रोड्यूस हो रहा है वो एक तरह से जो है वो जीडीपी है, उसमें टोटलिंग पता चल जाती है। और जीडीपी रेशियो यही है कि जितना जीडीपी जितना हमारे देश में बन रहा है, मान लीजिए कि हमारे देश में 100% अगर बन रहा है तो कितना परसेंट हम उस पर ब्याज दे रहे हैं, मतलब जो हमने लोन लिया है उसको भी हम चुका रहे हैं ना, तो इतना हमारे बन रहा है, इतना हम लोन दे रहे हैं। तो सोचिए 100 में से अगर 60% ही आप लोन दे रहे हैं तो आपके पास बचेगा क्या? जैसे कि आपकी मंथली इनकम है, मान लीजिए 10,000 आपकी मंथली इनकम है, और अगर आप अब इंडिया में तो ये बहुत चलता है कि कोई भी अधिकतर लोग लोन पे ही चल रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अगर मान लीजिए कि 10,000 आप कमा रहे हैं मंथ में और 2,000 अगर आप मान लीजिए कि ब्याज दे रहे हैं तो वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आप 10,000 आप कमा रहे हैं और उसमें आप 8,000 आप ब्याज ही दे रहे हैं, तो सोचिए आपके पास बचेगा क्या? तो इस तरह से जो श्रीलंका है वो पूरा बर्बाद हो गया। और अब सिचुएशन बिगड़ने के बाद पहले भी हमने देखा, अभी भी हम देखेंगे कि विद्रोह होता है, लोगों ने विद्रोह किया क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है जो वहाँ की, उन्होंने ही ये सारा मामला बिगाड़ा है। क्योंकि कितनी मतलब काफ़ी अजीब बात है कि मतलब रासायनिक खाद बंद कर दी, ये भी नहीं सोचा कि ऑर्गेनिक खाद के लिए 15 से 20 साल लग जाएंगे, कैसे चलेगा, क्या होगा। तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट पे तो फिर जनता तो उन्हीं पे आनी थी। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे महेंद्र राजपक्षे, वो जो वहाँ के पीएम थे, उन पर विरोध हुआ और गोटेबाया राजपक्षे उन पर विरोध हुआ। मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा मांगा गया तो मंत्रिमंडल ने इस्तीफ़ा दे दिया, और ये जो पीएम थे इनके घर को जला दिया। उसके बाद उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया और फिर जल्दी में वहाँ पे रानिल विक्रमसिंघे को पीएम बनाया जल्दी में। बट उन्होंने भी यही कहा कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो श्रीलंका पूरा बर्बाद होगा, और हो ही रहा है। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ ही रही है दिन ब दिन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे श्रीलंका का ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ, और क्या मतलब आईएमएफ के बारे में, जीडीपी के बारे में आपको समझ में आया होगा। क्योंकि 2-3 टॉपिक्स एक टॉपिक के अंदर कवर होते जाते हैं, थोड़ा बहुत हमें पता चलता ही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज अच्छी लगी होगी, और भी ज़्यादा इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज अगर आप जानना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग क्लब के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ये रिकॉर्डिंग क्लब का अपना एक ऐप है जिसके अंदर आपको डेली न्यूज़पेपर्स, मंथली मैगजीन्स, सब कुछ आपको ऑडियो फॉर्म में मिलेगा, और आराम से आप कहीं भी सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, प्रीवियस वीडियोस भी आप देखें, उसमें भी ऐसे ही हम करण जी के आपको कवर कराते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।